बच्चों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? चलिए, आपके कोर्स की एक लास्ट पोएम है और उस पोएम का टाइटल आंट जेनिफर्स टाइगर्स, ये आपका टाइटल है। और ये कंपोज्ड हुई एड्रिन रिच के द्वारा, जिसका जन्म 1929 में और डेथ 2012 में हुई। तो एक बात तो है, टाइगर्स नाम आते ही आपके कुछ आ रहा होगा आइडिया। आप ये भी लग रहा होगा आपको कि टाइगर से रिलेटेड आपने आपके कोर्स में और पोएम पढ़ी है, या फिर इस टाइटल को देखने से ऐसा लग रहा होगा आंट जेनिफर्स टाइगर्स, कि प्रोबेबली इन दिस पोएम, शायद इस पोएम में आंट जेनिफर्स टाइगर्स, दैट मीन्स आंट जेनिफर के टाइगर्स से आंट जेनिफर प्यार करती होगी, या आंट जेनिफर के टाइगर्स के बारे में कोई बात होगी। बिल्कुल नहीं। हम इसमें जानेंगे आंट जेनिफर्स टाइटल, जो इस पोयम का टाइटल है, इसमें क्या है कि ये टाइगर्स आंट जेनिफर के पेट है, या ये इन्हें पसंद करती है, या अच्छे हैं बुरे, ऐसा इस पोएम में नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये पोएम सिंबॉलिक है, थ्रू आउट सिंबॉलिक। तो हम सबसे पहले आज बात कर लेते हैं इस पोएम को बहुत बारीकी से समझने के लिए। वेरी शॉर्ट हम बात करेंगे। पोइट, पोएम, थीम ऑफ पोएम, स्ट्रक्चर ऑफ पोएम, लिटरेरी फिगर्स यूज्ड इन दिस पोएम एंड मैसेज, और फिर हम बात करेंगे लाइन टू लाइन। तो बने रहे लास्ट तक वेरी अटेंटिवली आप इस वीडियो में, तो आपके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम बात करेंगे आपके कोर्स से रिलेटेड जितना है उतनी हम बात करेंगे। देखो, यहाँ हम सबसे पहले पोइट्री की बात करते हैं, है बच्चों। यदि हम थोड़ा बहुत बेसिक जानते हैं तो उससे क्या होगा, आपको पोयम या कोई भी आपका लिटरेरी डॉक्यूमेंट है उसको समझने में आपको हेल्प मिलेगी। ओके, यहाँ देखो, पोइट का यदि फुल नेम हम बात करें तो उसका फुल नेम है एड्रिन सेशल रिच, ये इसका नाम है। बोर्न इन 16 May 1929 and died 27 March 2012। इसका जन्म 1929 में हुआ और 2012 में इसकी डेथ हो गई। तो एक बात वो क्लियर है भाई आपको, क्या कि यदि ऐसा पोइट जिसकी 2012 में डेथ होती है, या फिर यहां ले लो कि 2029 में जिसका जन्म होता है, तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि ये कौन सी पोइट है, मॉडर्न पोइट है। और मॉडर्न पोइट समझते ही आपके एक बात आ रही होगी दिमाग में, कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न पोइट्री। मॉडर्न पोइट्री का जो कंसेप्ट है वो क्लासिकल पोइट्री से बिल्कुल ग्रेट डिफरेंस। ओके, मॉडर्न पोइट्री में क्या, डे टू डे लाइफ एंड द इश्यूज ऑफ द प्रैक्टिकल लाइफ। और इसी तरह से हमारी जो पोइट है इस पोयम की, वो भी इसी तरह से हमारे समाज के बहुत सारे मुद्दे उठाती है। हम बात करेंगे। देखो, वाज एन अमेरिकन पोइट, ये अमेरिकन पोइट, एसेस्ट निबंधकार एंड फेमिनिस्ट राइटर। ये आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। फेमिनिस्ट राइटर, क्या मतलब होगा फेमिनिस्ट राइटर से? फेमिनिस्ट राइटर से मतलब है बच्चों, ऐसी राइटर, ऐसा राइटर जो महिला रिलेटेड इश्यूज को उजागर करता है। ओके, अराइजेस द issues and the matters and the affairs
ऑफ वीमेन, महिलाओं से रिलेटेड बिंदुओं को उठाता है और ये फेमिनिस्ट राइटर के रूप में जानी जाती है। कहाँ की पोइट है? अमेरिकन पोइट है ना। कैसी पोइट है? फेमिनिस्ट पोइट है। एंड यू हैव लर्नड द मीनिंग ऑफ फेमिनिस्ट। हमारे इंडो इंग्लिश पोइट कमला दास भी फेमिनिस्ट पोइट के रूप में जानी जाती है। और राइटिंग एडवोकेट्स, और इसकी जो राइटिंग है एडवोकेट्स फॉर वीमेन्स फ्रीडम। देखिए फेमिनिस्ट राइटर है, महिला राइटर है, महिलाओं के बिंदु उनके मुद्दे उठाती है। तो यहां देखो विमेन फ्रीडम, महिला की आजादी, उसके अस्तित्व की बात करती है। जेंडर इक्वलिटी, और हमारे समाज में अब आपको एक बात तो समझ आ रही होगी, हमारी पोइट अमेरिकन पोइट है और कैसी है? फेमिनिस्ट पोइट है, महिलाओं की आजादी की बात करती है, उनकी समानता की बात करती है। तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ये इश्यूज रहे हैं, हर कल्चर में ये रहा है। आप ब्रिटिश कल्चर को ले लो, अमेरिकन को ले लो, अदर फॉरेन कल्चर्स को लें, और यहाँ यदि कंपेरेटिव हम हमारे देश की बात करते हैं तो ये इश्यूज ऑल ओवर वर्ल्ड सब कल्चर में रहे हैं। इसीलिए तो ये अमेरिकन पोइट बात कर रही है ना। और रेजेज हर वॉइस अगेंस्ट विमेन ऑपरेशन, हमेशा ये पोइट इस बात के लिए जानी जाती है कि वो महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध, उसके दमन के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज उठाती है। कविताओं के माध्यम से वो एक आंदोलन खड़ा करती है। ओके, कलेक्शन, इनका एक कलेक्शन रहा अ चेंज ऑफ वर्ड, और इस कलेक्शन कब आया? ये 1951 में आया। ये इनफ है हमारे लिए पोइट से रिलेटेड। अब चलो देखो आगे, पोयम की बात करो आप। आपके कोर्स में जो प्रेस्क्राइब्ड पोयम है बच्चों, क्या टाइटल है इसका? क्या? आंट जेनिफर्स टाइगर्स। ओके, इस पोयम की बात कर रहे हैं तो ये पोयम रिटर्न 1950। हमने ये आपका वर्ड लिखा रिटर्न। आपको अदर आपकी जो कोर्स की पोएम्स है उसमें भी हमने बताया आपको कि बेसिकली पोइट्री के लिए आप वर्ड क्या यूज करेंगे बच्चों? कंपोज्ड। ओके, कंपोज्ड। रिटर्न भी आप लिख सकते हैं बट आपका एप्रोप्रिएट कंपोज्ड। कब लिखी गई? 1950 में। ओके, एंड पब्लिश्ड, और ये प्रकाशित हुई 1951 में। आंट जेनिफर इज नॉट पोइट्स रियल आंट। एक बात बहुत बारीकी से समझना, पोइम का टाइटल जो है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, तो ये नहीं समझना इन रिलेशन आंट जेनिफर इज पोइट्स आंट इन रियल रिलेशन। नो नो नो, वो रियल रिलेशन में नहीं है, अफिक्सियस और सिंबॉलिक। फिर क्या है? फिक्सियस करेक्टर है, एंड फिक्सियस करेक्टर से क्या मतलब? सिंबॉलिक करेक्टर से क्या मतलब? एक प्रतीकात्मक। आंट, आंट कौन है? वीमन। और आंट वर्ड का एक और मतलब यह है दैट मीन्स द ओल्ड वन। ओके, ओल्ड वन का क्या मतलब हुआ? वन हु हैज लॉन्ग स्पैन ऑफ लाइफ, हैव गॉन थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ, एंड हियर अ वुमन, एक स्त्री के रूप में जब वो आज आंट की पोजीशन में है तो उसने अपने दाम्पत्य जीवन में इतना लंबे समय गुजारा और उसने स्त्री के रूप में, एक शादीशुदा स्त्री के रूप में कैसा अनुभव किया, ये एक प्रतीकात्मक रूप से है। इसलिए यहां आपको क्लियर है। देखो, शी रिप्रेजेंट्स
द होल वुमन कम्युनिटी। और यहां क्लियर हो गया बच्चों, आंट जेनिफर जो है वो होल वुमन कम्युनिटी स्त्री समाज का क्या करती है, नेतृत्व करती है। ओके, चलो हम बात कर रहे हैं इसकी पोयम की स्ट्रक्चर की, है ना। अब तो आपको पोइट्री पढ़ना आ गया भाई। कितने एस्पेक्ट्स है पोएम के समझने के? 2। कौन कौन सा? स्ट्रक्चरल और थीमेटिक। ओके, यदि हम स्ट्रक्चरल देख लेते हैं तो हमें समझ में आने लगेगा, थीमेटिक हमारा मैसेज, ये सब हमें समझ में आएगा। तो स्ट्रक्चरल देखेंगे तो बच्चों इस पोएम में कितने 3 स्टेंजाज है। कितने स्टेंजाज? 3। और आपका ईच स्टेंजा, इन ईच स्टेंजा 4 लाइन्स। ओके, हर स्टेंजा में, प्रत्येक स्टेंजा में 4 लाइन है। तो फिर क्या हुआ, 3 स्टेंजा हुए ना। अब 3 स्टेंजा, हर स्टेंजा में 4 लाइन, तो टोटल कितनी होगी आपके पास? आपके पास टोटल 12 लाइन की पोएम है। लग रहा है ना छोटी है, लेकिन आप ये भी मत समझो कि छोटी है। ये छोटी तो है लेकिन इसमें बहुत गहरा मीनिंग है, क्योंकि ये क्या है, सिंबॉलिक है। और जो सिंबॉलिक होती है उसमें अंडरलाइंग मीनिंग होता है। चलो हम समझने का प्रयास करेंगे। ओके, राइम स्कीम देखो इस पोयम की। इसमें इसके स्ट्रेंजाज की जब राइम स्कीम निकालेंगे, अभी हम पढ़ेंगे टेक्स्ट लाइन टू लाइन स्ट्रेंजा वाइज, तो आपको पता लगेगा इसकी जो राइम स्कीम है बच्चों वो क्या है आपकी, ए बी बी, है ना। और राइम्स आपकी जो है आगे भी इसी तरह से क्या, सो ओ ने से चलेगी आपकी। कपलेट राइम है भैया, आप इसको समझ जाएंगे। कपलेट राइम से मतलब है दो दो जो लाइन है उसकी राइम एक मिलती है। जब कभी भी स्टेंजा में, जैसे आपका ये पहला स्टेंजा है, ये 4 लाइन का पहला स्टेंजा है, ठीक है। इसकी राइम ए, इसकी राइम ए, इसकी राइम बी, इसकी राइम बी। ओके, तो क्या हो गया, ये एक कपल हो गया, है ना। कपलेट का मतलब है 2 लाइन में मिलने वाली, कपलेट है ना बच्चों। तो ये क्या होगी, कपलेट राइम भी कहलाती है, कपल्ड राइम कहलाती है। तो ये क्या है, कपल्ड राइम है, लिरिकल कंपोजिशन है ये। लिरिकल कंपोजिशन आपका क्या है, ये फ्री वर्स। हर पोयम यदि उसका निश्चित फॉर्म नहीं है तो क्या होती है, लिरिक होती है। बिकॉज यू नो दैट द मदर ऑफ पोइम इज लिरिक, द मदर ऑफ पोइट्री इज लिरिक। तो यहां देखो, प्रीडोमिनेंट मीटर आइमिक पेंटामीटर, और इस पोयम में प्रीडोमिनेंट आपका जो मीटर का प्रयोग हुआ वो कौन सा है, आयमिक पेंटामीटर। ओके, अदर भी है लेकिन मुख्य रूप से आयमिक पेंटामीटर का यूज हुआ। अब आप देखो यहां सिंबल्स कौन कौन से यूज हुए इसमें पोयम में। सिंबल्स, एक तो आपका टाइगर्स, ये सिंबल यूज हुआ। टाइगर्स किसका सिंबल है, फ्रीडम का, करेज और स्ट्रेंथ, इसका वो सिंबल है, प्रतीक है टाइगर्स। हम देखेंगे कि यहाँ जो टाइगर्स है वो कौन है। पोयम में हमारे पास इस पोयम की टेक्स्ट से निकल कर आएगा कि आपकी आंट जेनिफर है ये, और यहाँ है अंकल। ओके, ये आपकी आंट और ये आपका कौन, अंकल। ओके, तो अंकल तो यहां पर हस्बेंड्री पावर के रूप में प्रयोग हुआ, और यह क्या है, आंट सप्रेस्ड के रूप में यूज हुई। ओके,
इसलिए यहां क्या हुआ, इंटरनल आंट के अंतर्मन का यानी इंटरनल पावर को बताने के लिए क्या है, टाइगर्स। टाइगर्स क्या है इस पोयम में, आंट की, जेनिफर की इंटरनल जो भावना है, इंटरनल जो उसका सोच है, उसके प्रतीक के रूप में टाइगर्स आए। ये सिंबल से हम लाइंस को क्लियर करेंगे, समझ आएगा। यहां देखो बच्चों, थ्रू क्रिएटिविटी द ओरिजिनल वर्ड ऑफ वुमन, ये क्या करती है, एक आपका पैनल होता है, उसके पास ऐसा पैनल लिए हुए है ऐसा, ये पैनल कौन सा है, ये आपका ग्रीन है, ग्रीन कलर का पैनल है, ग्रीन है आपका, कैसा है पैनल, ग्रीन। इसमें क्या कर रही है वो, टाइगर्स बना रही है भाई, ये टाइगर्स बनाए उसने, टाइगर्स इस पे, ओके। तो ये क्या है आपका, पूरी जो स्त्री समाज है या इस क्रिएटिविटी, इस पर जो है उसने एम्ब्रॉयडिंग किया है, एम्ब्रॉयडिंग, और एम्ब्रॉयडिंग करके जो बताया, एम्ब्रॉयडिंग क्या है, क्रिएटिविटी का प्रतीक है, उसके अंदर की भावनाओं का प्रतीक है। आंट जेनिफर suppressed powerless woman in the hands of patriarchy society। यहां बच्चों यदि हम बात करेंगे पूरा ऑल ओवर, ओवरऑल इस पोएम की बात करें तो पेट्रियार्की जो सोसाइटी है, उस पेट्रियार्की सोसाइटी में वुमन, स्त्री का कैसे दमन होता है, उसका शोषण होता है, ये इसमें बताने का प्रयास किया जाएगा। ग्रीन वर्ड, यहां ग्रीन वर्ड की भी बात की है, और ग्रीन वर्ड कौन है, जैसे नेचर, फ्रीडम, विटलिटी। ग्रीन वर्ड से क्या मतलब है कि आंट जेनिफर जो है वो किस तरह से है, नेचुरल, जैसे फ्रीडम, आजाद होना चाहती है, जिस तरह से नेचर, जैसे नेचर में विटेलिटी, जीवंतता होती है, ऐसा इसमें प्रतीकात्मक बात की गई है। आपकी थीम ले लो जिससे आपको पूरी पोयम में सारे क्वेश्चन से डील होंगे। आपके टेक्सुअल जो क्वेश्चंस हैं वो भी सारे इसके इर्द गिर्द घूमेंगे, अराउंड सराउंड। थीमेटिकली यदि हम बात करते हैं बच्चों, पोइट ओपाइंस, तो इस पोयम में कवियत्री अपने विचार रखती है। क्या विचार रखती है, दैट अ वुमन की, स्त्री इज फुल ऑफ क्रिएटिविटी। पहली बात, स्त्री सृजनशीलता का नाम है, सृजनशीलता से सरोबोर है, वो क्रिएटिविटी से भरी हुई है, एनर्जी, उसमें एनर्जी है, एंड विटेलिटी, सजीवता है। बट द ग्रेट ट्रेजेडी ऑफ लाइफ, लेकिन त्रासदी इस बात की है, दुख इस बात का है, क्या, सप्रेस्ड इन द हैंड्स ऑफ प्रीडोमिनेंट मेल सोसाइटी। लेकिन पुरुष प्रधान समाज के हाथों उसका शोषण हो रहा है या उसका शोषण होता है, ये मेन थीम है। और इसी थीम के आसपास, इसके अराउंड सराउंड सारी पोयम आपकी चलती है। तो क्लियर, ये बात मुझे उम्मीद है कि क्लियर है। अब देखो आपके इसके अंदर फिगर्स, हमें ये भी जानना जरूरी है, पोइट्री को हम समझे कि उसमें क्या क्या फिगर्स यूज हुए। तो ये तो आपने समझ ही लिया, सिंबल्स तो हमने बता ही दिए, सिंबल का प्रयोग हुआ, कंट्रास्ट और एंटीथेसिस। कंट्रास्ट और एंटीथेसिस यू नो कि एक आपका जो सेंटेंस है उसके दूसरा जो सेंटेंस आइडियोलॉजी है, ऐसा लगता है कि उसको विपरीत है। कहे गए सेंटेंस का सपोर्टिंग जो पार्ट है वो जस्ट उसके अगेंस्ट नजर आए, एंटीथेसिस कहलाएगा। मेटाफर, मेटाफर यू नो, मेटाफर का यूज हुआ, एलिट्रेशन, इमेजरी। और बेसिकली इसमें इमेजरी दो तरह की यूज हुई,
एक आपका विजुअल इमेजरी का प्रयोग हुआ और एक टेक्टाइल इमेजरी का प्रयोग हुआ। आपको याद है ना, ये आपका विजुअल जो इमेजरी है ये किससे रिलेटेड है, आईज से, ओके। और टेक्टाइल किससे जो है, आप इसको टेक्टाइल को स्मेल के दो या टच के दो, टचिंग से जो चीज महसूस होती है, तो वो इमेजरी का इसमें प्रयोग हुआ। हम समझेंगे लाइन टेक्स्ट की लाइन से। पर्सोनिफिकेशन और मेटोनिम, सिंबॉलिक यूज ऑफ हैंड्स, ये सारा इसमें यूज हुआ। इसे हमें एवरीथिंग विल बी क्लियर, ओके। एंड अब बात कर रहे हैं मैसेज। पोयम हमें क्या मैसेज देती है, वीमेन शुड नॉट बी ऑप्रेस्ड। हमारी पोयम, इस पूरे पोयम का जो मैसेज है वो ये है कि स्त्री का ओप्रेस, उसका दमन नहीं होना चाहिए, उसका दमन नहीं हो, या फिर डिप्राइव्ड ऑफ फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी, या फिर हम अदर वर्ड्स में यूं कहें कि उसकी आजादी नहीं छीनी जानी चाहिए, और उसका जो इंडिविजुअलिटी है, उसका अपना जो संसार है, उसकी जो आजादी है, उसके जो अधिकार है, उनका हनन नहीं होना चाहिए, उसे बराबरी का अधिकार होना चाहिए। एंड देयर शुड बी नो डिस्टिंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, सेक्स, ओके, ये नहीं होना चाहिए। होली बाइबल आल्सो सेज, बाइबल में कहा, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, क्लाइम, creed and sex, there should be no distinctions, there should be no section, there should be no such। हम ये बात करते हैं इस पोएम में, ये मैसेज है। अब आप ले लो भैया, टेक्स्ट आ गया, और टेक्स्ट में देखो एवरीथिंग क्लियर। अब हम इसको स्टेंजार्स को लेते हैं। अभी हमने बात की थी कितनी लाइन से, ये आपके 4 लाइन, ये 4 लाइन, और ये 4 लाइन के 3 स्टेंजा। राइम को हमने देखा था, तो आप देखो स्क्रीन, इसको ए दे दिया, ये ग्रीन, इसको ए दे दिया, इसको आपने ट्री, इसको बी दे दिया, और सर्टेनिटी, इसको बी दे दिया, ओके। तो ये इसी तरह से आपका सोन चलेगा। यहां देखोगे आप ऊल, ये पुल, बैंड, हैंड, इसको आप सी दे दोगे तो सी हो जाएगा, डी डी, ऐसे कंटिन्यू आपका कपल्ड राइम चलेगा। तो राइम आपको है समझ, लाइन आपको मिली, स्टेंजा मिले, ये स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन हो गया। अब आप लेते हैं लाइंस। आंट जेनिफर्स टाइगर्स, आंट जेनिफर के टाइगर्स, क्लियर। आंट जेनिफर के टाइगर से क्या है कि आंट जेनिफर के पास क्या है, एक पैनल है, ओके। उस पैनल पर सीज एम्ब्रॉयडिंग, उस पे एम्ब्रॉयडेड उसने कसीदाकारी की है उस पैनल पर, और उसमें क्या कसीदाकारी क्रिएट क्या किया उसने, टाइगर्स, ओके। और क्लियर कर लो ये टाइगर कौन है, ये टाइगर जो कि स्ट्रेंथ, जो कि करेज, जो कि फ्रीडम, जो कि एनर्जी का प्रतीक है। ये कौन है, इनर हार्ट ऑफ वुमन, एंड हियर मेंशन्ड आंट जेनिफर। और यहां जो आंट जेनिफर है, अब बात समझ आया क्या, वो जो प्रैक्टिकल जीवन में अपने दाम्पत्य जीवन में नहीं कर सकी, अपनी भावनाओं को पैनल पर उकेर रही है, ओके, एम्ब्रॉयडिंग कर रही है। और एम्ब्रॉयडिंग में क्या बनाया उसने, टाइगर्स, ओके। किसका प्रतीक है कि वो आजादी चाहती है, उसमें जो एनर्जी है, विटेलिटी है, उसका जो है उसका प्रयोग हो। ये यहां से बड़ा जो है आपकी पॉइंट बात करती है, आंट जेनिफर्स टाइगर्स,
France across a screen. Screen, you know screen. स्क्रीन मीन्स क्या हो गया? पैनल। उस पैनल पर बनाए हुए। फ्रांस का मतलब है उछलना, ऐसा उछलती मुद्रा में नजर आ रहे हैं, बड़े एनर्जेटिक, जैसे वो ऐसे जैसे उछलते हुए नजर आ रहे हैं, उसको बनाया है। लाइन क्लियर है? ब्राइट टोपाज है और डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। कहां के निवासी है? क्या? वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ये आया ना आपका, ये सिंबल है वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। क्या है? नेचर मीन्स। और वर्ल्ड ऑफ ग्रीन या डेनिजेंस का मतलब है निवासी, रहने वाले, ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। अब कौन है? ब्राइट टोपास। ब्राइट टोपास a kind of a stone, okay, yellowish stone, brightened stone means उन टाइगर्स की जो एनर्जी है उसको बताया कि वो इस तरह के हैं, कहाँ के रहने वाले? वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, नेचर, प्रकृति, जंगल, फॉरेस्ट। और ये किस बात का प्रतीक है? आजादी का प्रतीक है। यहां अंडरलाइन मीनिंग है कि आंट जेनिफर पूरी अपने दाम्पत्य जीवन में अंडर द थंब ऑफ हस्बेंड्री मीन्स पैट्रियार्की वर्ड, अंडर सप्रेशन। और अंतर्भावना उसकी क्या है? उसकी जो ऊर्जा है, उसकी जो क्रिएटिविटी है, उसका आजादी से, स्वतंत्र से उपयोग नहीं हुआ। और वो अपने मन के भावों को एम्ब्रॉयडिंग के माध्यम से बताना चाह रही है। इसकी तरह, किस तरह से टाइगर्स की तरह उसमें ऊर्जा है, इसकी तरह वो नेचुरल यानी अपना वर्ड चाहती है, ये यहां बताया। ओके, फिर देखो बच्चों, दे डोंट फियर। दे किसके लिए आया? टाइगर्स। किसके लिए आया? टाइगर्स। ओके, दे डोंट फियर द मन beneath द ट्री। अब उस जो फिगर बनाया पैनल पर, उसमें क्या है? ट्री है, उसके नीचे क्या बनाए? मैन बनाए। ओके, और वन साइड क्या बनाया? टाइगर्स बनाए। तो आप देखिए, ये टाइगर्स जो है वो मैन से, पुरुषों से डरते नहीं है। अब आपको जब ये क्लियर है कि टाइगर्स आंट जेनिफर के अंतर मन का प्रतीक है, तो दैट मीन्स क्या हुआ? उसने जो क्रिएटिविटी, जो इमेजेस बनाई, उस इमेजेस में तो ये डरेंगे नहीं। दैट मीन्स जो स्त्री है उसको प्रतीकात्मक रूप से बताना चाहा कि स्त्री, उसके अंदर इतनी ऊर्जा है कि सारे जीवन वो पुरुष प्रधान समाज की गुलाम रही, उसका पुरुष प्रधान समाज ने शोषण किया, लेकिन उसका अंतर मन, उसकी जो ऊर्जा है वो इससे डरती नहीं है। जैसे कि यहाँ ये बताया, यदि उसे चांस मिले, दे पेस पद चैलमी करना ही नस्लिक भव्य तरीके से, शिवरलिक बहादुरी के साथ, सर्टेनिटी। ओके, दे, यही टाइगर्स। ओके, तो वन थिंग यहां देखो बच्चों, दे और दे स्ट्रेंज है कि बिगिनिंग, लाइन के बिगिनिंग में टू एंड मोर देन टू सेम वर्ड्स आते हैं, तो वहां क्या होगा? कौन सा लिटरेरी टर्म होगा? वहां लिटरेरी टर्म आपका होगा एनाफोरा। क्या होगा? एनाफोरा। ओके, एक तो ये आ गया, एक आपका सिंबल आ गया। ओके, एक ये आ गया ग्रीन वर्ड और बीनीथ द फीट सर्टेनिटी सीवरली, है ना? तो इसमें क्या है आपका? यहां पर्सोनिफाइड किया है किसको? टाइगर्स हैव बीन पर्सोनिफाइड।
सिंबॉलिकली प्रेजेंट किया, और इसलिए अब शॉर्ट में हमारे पास क्या हो गया इस स्टेंजा का, ये हो गया कि आंट जेनिफर जो कि फिक्शियस कैरेक्टर है, नॉट रियल, जो रियल नहीं है, वो एक पैनल पर एम्ब्रॉयडिंग कर रही है, और वो वूलन एम्ब्रॉयडिंग में उसने अपना जो आपका पैनल है ग्रीन कलर का है, और उस पर एम्ब्रॉयडिंग की आपके टोपाज कलर के आपके जो है टाइगर्स बने हैं, इधर ट्रीज है, ट्रीज के नीचे मैन है, और वो जो आपका पेंटिंग है या फिर आर्ट है, तो उस आर्ट में तो एक बात है कि टाइगर इधर है, मैन इधर है, तो उससे नहीं डरते, प्रतीकात्मक रूप से इस तरह की बहादुरी की बात की गई है, इस तरह की विटेलिटी की बात की गई है। ओके, तो ये फर्स्ट स्ट्रेंजा, आई होप दैट इज क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट स्ट्रेंजा, आंट जेनिफर्स फिंगर्स। अब वो जो बना रही है उसको एम्ब्रॉयडिंग कर रही है। ओके, आंट जेनिफर्स फिंगर्स वो जो बना रही है उसकी अंगुलियां देखो ना, फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर ऊल, देखो ये ऊल है ना, ऊल से मतलब क्या हुआ, वो वूलन यानी धागों से, थ्रेड, उससे क्या कर रही है, वो इमेजेस बना रही है, लेकिन उसकी अंगुलियां फ्लटर, फ्लटर क्या है, यहां फ्लटर सिंबॉलिक नर्वसनेस का प्रतीक है ना, उसकी अंगुलियां कप कपा रही है, ट्रांसलेशन तो ये है, और कप कपा रही से मतलब है वो जो क्रिएट कर रही है वो नर्वस है। क्यों नर्वस है बच्चों, इसलिए नर्वस है, शी इज ट्राइंग टू raise her head against male society, dominated male society, and there is a fear in her heart, उसके हृदय में डर है, और सारी जिंदगी वो पुरुष प्रधान समाज के दमन का शिकार रही, अन्याय इनजस्टिस होता रहा उसके नीचे, और वो इसी बात से डरी हुई है, नर्वस है। यहां देखेंगे बच्चों सॉरी फिंगर्स और आपका फ्लटरिंग, इसमें आप देखेंगे आपका एफ साउंड है, तो समझ गए होंगे ना आप इसमें कौन सा फिगर है ना, एलिट्रेशन। ओके, फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, क्या हो रहा है, इतनी नर्वस है कि वो जो पैनल है उस पे जो एम्ब्रॉयडिंग कर रही है, वो नीडल से जो एम्ब्रॉयडिंग करके वो क्रिएट कर रही है, क्या क्रिएट कर रही है, जैसे ट्रीज, मैन, टाइगर्स। ओके, उसमें वो नीडल उसमें से निकालने में वो असमर्थ है, शी इज नॉट एबल, वो एबल नहीं है, देखो ना, फाइंड अपने आप को पाती इवन द आइवरी नीडल। आइवरी नीडल क्या है बच्चों, आइवरी नीडल से मतलब है आपके एम्ब्रॉयडिंग करने के जो नीडल होती है, ओके, जिससे धागे से एम्ब्रॉयडिंग किया जाता है उसकी बात है, और वो क्या नहीं कर पा रही, हार्ड टू पुल, हार्ड टू पुल है ना, हार्ड टू पुल का मतलब है ये नेगेटिव फॉर्म में आता है, मीन्स शी इज नॉट एबल टू पुल आउट, ओके, दैट थ्रेड, वूलन थ्रेड फॉर द पर्पज ऑफ एम्ब्रॉयडिंग, एम्ब्रॉयडिंग नहीं कर पा रही है। द मैसिव वेट, ये तो बहुत ही बड़ा आपका आयरनी है भाई, बहुत बड़ा आयरोनिकल है, आयरोनिकल बोल रही है पोइट हमारी। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, देखो मैसिव से मतलब है भारी, वेट है ना, ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, वेडिंग बैंड से मतलब है शादीशुदा जीवन के सारे बोझ या मैरिड लाइफ का सारा बर्डन, आप ये समझ जाइए क्या होता है स्त्री पे पुरुष प्रधान समाज में,
दाम्पत्य जीवन में सारे बर्डन उस पर जो आ जाते हैं उसकी बात कर रही है। सेट्स हेवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, आया ना यार। सीट्स से मतलब उसके ऊपर हेवीली बर्डन्ड अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। आंट जेनिफर्स हैंड, आंट जेनिफर के हैंड पर सारा बोझ बैठ गया। ट्रांसलेशन क्या मतलब है, उस पर आ गया। क्या आ गया कि पेट्रियार्की सोसाइटी में वमन क्या है, अंडर द थंब ऑफ हस्बेंड्री, अंडर द थंब ऑफ पेट्रियार्की रूल्स, प्रीडोमिनेटेड मेल सोसाइटी। ये वो कवियत्री बात करना चाह रही है। और कवियत्री ने स्त्रियों के इस सफरिंग को महसूस किया। वो स्वयं स्त्री है और स्त्री समाज की इन समस्याओं को उजागर करती है। तो बहुत बारीकी से उसने देखा कि स्त्रियों पर किस तरह का बर्डन होता है? यहाँ आपका देखो वेडिंग बैंड और आपका जेनिफर्स हैंड। वेडिंग बैंड और जेनिफर्स हैंड ये दोनों वर्ड इनफ, and here poet wants to say the whole responsibilities, okay, for women to carry on under the rules of the predominated society, and that is called injustice. They are not considered. There is a different, there is a separate law for women. Probably satirically she wants to say, शायद वो व्यंग्यात्मक रूप से कहना चाहती है कि ये क्या समाज है जिसमें दो तरह के नियम है, एक रूल फॉर मेन एंड अदर वन फॉर वीमेन, एंड दैट इज नॉट गुड। ये कवियत्री सिस्टेंजा में बात करती है। यहां बच्चों आप यदि बात करेंगे तो देखिए यहां आपका लिटरेरी टर्म्स निकाल लो। मिल रहा है कोई आपको लिटरेरी टर्म्स? यहां आप देखो बहुत सारे एक इंटरनल लिटरेरी टर्म्स भी आप ले सकते हो, है ना। जैसे आपका मैसिव है, इसमें आई प्रोनाउंस, इसमें वेट, या इसमें आपका वेडिंग, है ना। मैसिव और वेडिंग क्या है इसमें, याद है आपको? इसमें आपका एसोनेंस, एसोनेंस एंड कॉन्सोनेंस, इंटरनल राइम। ओके चले, अब हमारा लास्ट जो स्टेंजा है इसमें बहुत बारीकी से कवियत्री अपना लास्ट कंक्लूडिंग वे में बात करती है और उसमें बहुत बड़ा समाज के लिए एक बड़ा क्वेश्चन छोड़कर जाती है। क्या कहती है? When aunt is dead, मृत्यु हो जाएगी, जब जब मर जाएगी तो her terrified hands will lie। यहां देखो terrified hand, hand terrify है क्या? means she is terrified throughout life, how she lived under the pressure, under the terror। कैसे वो पूरी जिंदगी टेरर्ड रही, फियर्ड रही है। तो यहाँ क्या है, यहाँ मेटोनिम का प्रयोग किया गया, मेटोनिम हैज बीन अप्लाइड। क्या जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तब स्टिल रिंग्ड विद आर्डियस शी वाज मास्टर्ड बाई। यहाँ देखो मास्टर्ड बाई, किसी ने उस पर राज कर लिया। मास्टर्ड से मतलब उस पर अपना कब्जा कर लिया। और किसने किया? मेल सोसाइटी के उसकी ऑर्डियल से मतलब है हार्डशिप्स ऑफ द लाइफ, कठिन परीक्षाएं से वो गुजरी ना। यहां देखो स्टील रिंग्ड विद, यहां आपका जो रिंग्ड है ये दो तरह से यूज हो सकता है।
और जब इसके एक ही वर्ड के दो मीनिंग निकलेंगे तो याद है आपको लिटरेचर में क्या हो जाएगा, पनिंग। ओके, यहां रिंग से बना रिंग्ड। ओके, तो रिंग से क्या बना, रिंग्ड। मीन्स दाम्पत्य जीवन में, मैरिड लाइफ में उसको रिंग से क्या कर दिया जाता है, एक उसका अपना, उस पर अपना अधिकार बना दिया जाता है। वो पजेसिव है, एक पजेशन ऑफ द प्रीडोमिनेटेड मेल सोसाइटी बना दिया जाता है उसको। दूसरा एक ग्रुप बना दिया उसका, दैट दिस सर्टेन ग्रुप। तो यहां तो इस लाइन में क्या कह रही है पोइट हमारी, कि उसकी मृत्यु हो जाएगी तब तक भी उसके हाथों पर, मीन्स उस पर पुरुष प्रधान समाज का बर्डन रहेगा, वो टेरिफाइड रहेगी। मीन्स सिंस वेरी अर्ली लाइफ टू डेथ, संपूर्ण जीवन उसका अंडर द थंब ऑफ हस्बेंड्री, ये वो कहना चाहती है। द टाइगर्स और टाइगर्स इन द पैनल, या आपका पैनल जो उसने बनाया, टाइगर्स कहां पर है, आपसे पूछा जाए टाइगर्स रियल है, नो नो, इन पैनल। ओके, आर्ट, यहां एक चीज और है भाई, इसके द्वारा पोइट इस स्टेंजा में ये भी कहना चाहती है, आर्ट दैट इज द पार्ट ऑफ द लाइफ एंड आर्ट इज इमोर्टल। आर्ट क्या है, इमोर्टल है। आर्ट के द्वारा कोई भी चीज हमेशा जिंदा रहती है, जैसे इसने कर दिया द टाइगर्स इन द पेनल दैट सी मैड, जो उसने उसमें क्रिएट किए, विल गो ऑन फ्रांसिंग। देखो ध्यान से, उसमें कैसा बनाया था उसको, ऐसा उछल कूद करते हुए, है ना। तो वो उसमें आर्ट में बना दिया, उसमें एम्ब्रॉयडेड कर दिया, तो हमेशा हमेशा के लिए ऐसी पोजीशन में रहेंगे। दैट मीन्स हमेशा जो काव्य के माध्यम से, जैसे हमारी पोइट ने ये विषय लिया, ये बिंदु लिया, तो जब तक संसार चलेगा काव्य के माध्यम से ये मैसेज, कवियत्री का ये आइडिया काव्य का हिस्सा बना रहेगा। और जहां जहां भी दुनिया में ये कविता पढ़ी जाएगी ये इसका आइडिया जिंदा रहेगा। आपका विल गो ऑन फ्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड, यहां एक तो प्राउड में पी साउंड है और फ्रांसिंग में पी साउंड है, तो आप समझ गए क्या है, इसमें एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन का प्रयोग किया। और ये हमेशा अनअफ्रेड, और ये दो बार आ गया आपके, यहां पर भी आया आपका क्या, कि नॉट फियर दे डोंट फियर द मेन, और यहां फिर लास्ट में देखिए अनअफ्रेड, बिना डरे। बच्चों लास्ट के स्टेंजा से हमारी कवियत्री पोइट ये मैसेज देती है, कंक्लूडिंगली ये बोलना चाहती है, स्त्रियों को डरने की आवश्यकता नहीं है। दे शुड कम फॉरवर्ड, दे शुड होल्ड देयर करेज, देयर एनर्जी, उन्हें अपनी एनर्जी को संभालना है, उन्हें अपने साहस दिखाना है, अपने एग्जिस्टेंस के लिए उन्हें स्ट्रगल करना है, ये इसका मैसेज लास्ट में वो देती है। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपकी पोयम आपको क्लियर हुई होगी। अब हम बात ये करते हैं बच्चों, जैसे आपकी टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट में जो क्वेश्चंस आपके किए गए हैं, तो आपको, मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे इस पोयम को हमने जब एक्सप्लेन किया। लेकिन जैसे यदि आपसे कहा जाए इसके जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर है, मैं इसलिए आपको दिखाना चाह रहा हूं कि हमने जो डिस्कस किया वही क्वेश्चंस, वही इंफॉर्मेशन यहाँ है। और एडिशनली भी यदि आपसे पूछा जाए तो आपको बिल्कुल एवरीथिंग इंच बाय इंच, word to word we have discussed. I hope it will be very helpful. It's very clear and
very important. You will able to deal the textual questions. Hope that you have clear idea. Will meet you in next video. Thank you. Okay.